विजन आईएएस न्यूज़ टुडे आज 5 जनवरी का करंट अफेयर 2024। ट्रांसलोकेटेड चीता फ्रॉम नामीबिया गेव बर्थ टू 3 क्यूब्स इन क्यूनो नेशनल पार्क। इंडिया में है क्यूनो नेशनल पार्क, अपना कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश में है। द सेकेंड लिटर ऑफ द चीता क्यूब्स born इन द कंट्री सिंस द स्मार्ट प्रोजेक्ट चीता। जब से स्मार्ट प्रोजेक्ट चीता के हुए तब से ये सेकेंड है। टिल नाउ अब तक 15 चीता है जो कि केएनपी में हो गया है, टोटल है जो 18 हो चुके हैं। कैसे? अंडर प्रोजेक्ट चीता 20 चीता बियर ट्रांसलोटेड फ्रॉम नामीबिया से 8 और साउथ अफ्रीका से 12 टू केएनपी मध्य प्रदेश, जो कि अपना कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। द चीता वाज डिक्लेयर्ड एग्जिस्ट इन इंडिया 1952, द ओनली लार्ज कन्वेयर species that when exists extinct in India after independence India। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एस्टेब्लिश viable cheetah metapopulations in India that allow cheetah to perform its functional role as a top predator। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया उसके जो एजेंसी थे वो थे NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। फंडिंग, अब जो ये होता है इम्प्लीमेंटेशन हो गया, जो इसे चीता को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए, सब करने के लिए इसका फंडिंग कौन करता है? फ्रॉम द प्रोजेक्ट टाइगर के प्रोजेक्ट एज वेल एज CAMPA कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। Program so far, out of the 6 criteria for ascending short-term success, the project has already met 4 criteria, namely 6 क्राइटेरिया के सक्सेस के कारण जो भी है वो है मतलब 4 ऑलरेडी जो है कि वो क्राइटेरिया में नामली है। 15% सर्वाइवल ऑफ इंट्रोड्यूस्ड चीता, इस्टेब्लिश्ड ऑफ होम रेंज, बर्थ ऑफ क्यूब इन क्यूनो, रेवेन्यू टू लोकेट्स कम्युनिटीज़। क्या है? जो 50% सर्वाइवल करना है तो इंट्रोड्यूस चीता को, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द होम रेंज, उसके होम रेंज को जो भी करना है उसको इस्टेब्लिशमेंट करना है, बर्थ ऑफ क्यूनो में जो भी है वो बर्थ को उसको ये देखना है, और द रेवेन्यू टू लोकल कम्युनिटीज़, जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उससे रेवेन्यू करना है। चैलेंज, इसको करने में चैलेंजेस क्या है? फैटलिटीज़, जो उसका चीता का फर्टिलिटीज है उसके चैलेंजेस है। लैक ऑफ स्पेस एंड प्रे एट KNP, मतलब स्पेस का कमी, और जो उनका प्रे है जो कि अपने जो नेशनल पार्क है MP में क्यूनो नेशनल पार्क उसका। चीता वर्ल्ड फास्टेस्ट मैमल, चीता क्या है? वर्ल्ड का फर्स्ट मतलब फास्टेस्ट मैमल है। इज अ की स्टोन स्पेसिस ऑफ ड्राई फॉरेस्ट, की स्टोन क्या है इसका? तो ड्राई फॉरेस्ट में पाया जाता है, स्क्रब फॉरेस्ट में भी, और सवाना में। प्रोजेक्ट अंडर अपेंडिक्स 1 ऑफ द सिटीज, IUNC स्टेटस क्या है? अफ्रीकन चीता वुलनरेबल है और एशियन चीता क्रिटिकल इंजर्ड है। तो अफ्रीकन चीता जो है वनरेबल है, और अपना जो एशियाटिक है और इंडिया और एशिया में जो भी है, जैसे कि श्रीलंका हो गया, अपना चाइना, पाकिस्तान, ये सब जो एशिया में है उनका जो है क्या है? क्रिटिकली इंजर्ड है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, अब हम लोग जानेंगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। जेनियसिक, established in 2006 as a statutory body constituted under the Wildlife Protection Act 1972, जो कि है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टैट्यूटरी बॉडी में 2006 में लाया गया। किसके अंडर में? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? चेयर बाई, इसका जो चेयर करेंगे क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेज, एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फॉर इन्वायरमेंट एज अ वाइस चेयरमैन। इसका जो चेयरमैन होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के होंगे मिनिस्टर, और मिनिस्टर्स जो हैं स्टेट्स इन्वायरमेंट के वो क्या होंगे? वाइस चेयरमैन होंगे। इनका फंक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग ग्राउंड प्रोटेक्शन
initiatives to science-based monitoring of tigers, cheetah and their habitat. इसका फंक्शन क्या है कि उसको प्रोवाइड करना है, क्या साइंस बेस्ड मॉनिटरिंग करना टाइगर का, चीता का, देयर हैबिटेट्स मतलब काउंटिंग उंटिंग करना, कितने इनका सेंसस के बारे में मालूम करना, उनका लाइफ स्टाइल ये सब क्या है क्या नहीं हो रहा है। फोस्टेरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ सेंट्रल स्टेट मैनेजमेंट ऑफ द टाइगर रिजर्व। अब दूसरा आज का क्या है, MOEFCC सबमिट्स proposals for wetland city accreditations under the Ramsar Convention. It is first nominal of its kind of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change. It includes city of Indore, Bhopal, Udaipur. What about the WCA? I means Wetland City accreditation. It is a voluntary accreditation system to recognize the importance of wetland in urban and peri-urban environment. ये क्या है, एक तरह से वॉलंटरी एक्रेडिटेशन है जिसमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ, मतलब इम्पोर्टेंस किस क्या है वेटलैंड अर्बन का और पेरी अर्बन इन्वायरमेंट्स का। अब हम इससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड, मतलब वेटलैंड का सिग्निफिकेंस क्या है। प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विस लाइक वाटर सप्लाई, फूड, बायोडाइवर्सिटी, मतलब इस इकोसिस्टम का सर्विसेज क्या है कि वाटर प्रोवाइड करना, सप्लाई करना, फूड करना और बायोडाइवर्सिटी का। मैटिगेट्स फ्लोड्स इन अर्बन एरियाज एंड हेल्प इन रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर। मैटिगेट्स फ्लोड्स का मैटिगेट्स करना और रिचार्जिंग करना वाटर लेवल का अर्बन एरिया में, उसको हेल्प करता है कि वाटर लेवल को रिचार्ज करने में अर्बन एरिया का। प्रोवाइड्स रिक्रिएशंस फैसिलिटी एंड एक्ट्स एज अ टूरिस्ट में अट्रैक्शन। प्रोवाइड्स करता है रिक्रिएशन करने का फैसिलिटीज़ का और एक्ट्स मतलब टूरिस्ट एक्टिविटी यानी टूरिस्ट को मतलब जो घूमने घामने आते हैं, जो देखने आते हैं उसको अट्रैक्ट्स करता है। प्री अर्बन एरिया जोन of the transmissions from urban to urban land uses. It was approved in COP 12 of the Ramsar Conventions 2015. इसका जो अप्रूव किया गया था WCA को कब किया गया था, तो COP जो अपना 12 हुआ था 12 हुआ था रामसार कन्वेंशन 2015 में, उसमें ऑब्जेक्टिव WCA का ऑब्जेक्टिव क्या है, promote the conservation and wise use of wetland as well as sustainable socio-economic benefits for local population. इसका यूज ये है कि मतलब प्रोवाइड करना, प्रमोट करना कि कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड है जो उसको बहुत अच्छे से यूज करना और उसका कंजर्वेशंस करना, और साथ ही साथ में सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब सोशल सामाजिक इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक जो भी होगा आदान प्रदान बाय एंड गेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के उसका लोकल पॉपुलेशन को सस्टेनेबल उसमें लाना, उसको फ़ायदा होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है उसका, तो एक्सक्रेडिटेशंस इज बेस्ड ऑन द 6 क्राइटेरिया। इसको 6 क्राइटेरिया में ही को बेस मतलब बेस बना के मतलब 6 क्राइटेरिया को बेस में रखा गया है। इट्स इंक्लूड्स प्रेजेंस ऑफ रामसार साइट्स, रामसार साइट्स को भी इंक्लूड किया गया है जो उनके सिटी में होगा, इन द सिटी में जो भी हो। ऑर्डर वेटलैंड कंजर्वेशन साइट्स और सारे वेटलैंड कंजर्वेशन साइट्स में वंस ग्रांटेड इट इज वैलिड फॉर 6 ईयर। एक बार अगर मिल जाता है तो वैलिड कितने के लिए हो सकते हैं, 6 साल के लिए वैलिड होता है। मतलब कौन कौन सा सिटी अभी है, इंदौर है, भोपाल है और उदयपुर को भी इसमें अभी इंक्लूड कर दिया गया है। इट विल हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ अमृत धरोहर इनिशिएटिव अक्रॉस द कंट्री। प्रधानमंत्री के द्वारा जो अमृत धरोहर इनिशिएटिव चलाया गया था अपने प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, उसमें ये इम्प्लीमेंट्स करने के लिए मतलब अमृत धरोहर को इम्प्लीमेंट्स करने के लिए हेल्प करेगा। अमृत धरोहर का एम क्या है, टू प्रमोट यूनिक कंजर्वेशन वैल्यू ऑफ द रामसार साइट्स इन कंट्री। अमृत धरोहर का एम यह है कि जो भी रामसार साइट्स है अपने कंट्री में उसको यूनिक कंजर्वेशन वैल्यू जो भी है रामसार साइट्स के उसको प्रमोट करना। रामसार कंजर्वेशन इज एन intergovernmental treaty under UNESCO that provides the frameworks for the conservation and wise use of wetland and their resources. रामसार का मतलब रामसार कन्वेंशंस का क्या है, एक
इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी है, गवर्नमेंट के साथ साथ और कोई भी प्राइवेट भी सेक्टर्स भी काम कर सकते हो, उसके साथ में ट्रीटी है जो कि है यूनेस्को। डेट प्रोवाइड्स, वो एक यूनेस्को जो कि प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशंस, मतलब फ्रेमवर्क बना रहा है कंजर्वेशंस के लिए, क्योंकि उसका यूज हो सके वेटलैंड और उसका रिसोर्सेज का। एडॉप्टेड इन रामासार ईरान इन 1972, इसको कब अडॉप्ट किया गया था रामासार का, जब ईरान का रामासार समिट्स हुआ था 1972 तब। करेंटली देयर आर 75 रामासार साइट्स इन इंडिया, अभी अपने इंडिया में कितने हैं रामासार साइट्स, 75 हैं टोटल। 17 products from different states and UTs backed the geographical indications, मतलब क्या हो गया है कि मतलब अपने इंडिया का 17 प्रोडक्ट्स को जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दिया गया है, जियोग्राफिकल टैग दिया गया है स्टेट एंड यूनाइटेड टेरिटरीज के अंदर में जो भी आते हैं। ए GI साइन यूज ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड प्रोसेस क्वालिटीज और reputations that are due to that origin। ए GI टैग साइन कब यूज किया जाता है, कब, जब एक प्रोडक्ट का, एक किसी चीज़ सामान का या किसी चीज़ प्रोडक्ट एक स्पेसिफिकल जियोग्राफिकल ओरिजिन होता है उसका, कि वो सामान सिर्फ वहीं पे मिलता है, सिर्फ वहीं पे उसका यूनिक है, वो वहाँ का। सब सामान तो सभी जगह बनाया जा सकता है, खाया जा सकता है, तो कुछ भी प्रोड्यूस किया जाता है, बट एक यूनिकनेस होता है कि वहाँ ये सामान है, ये मान लो एक सामान है, इसका यूनिक क्या है कि ये लाइट है, लाइट वेट है, अट्रैक्टिव है, बट ये कहाँ पाया जाता है, यह सिर्फ मान लो कि दिल्ली में ही पाया जाता है। तो इसका क्या यूनिक हुआ कि लाइट वेट है और अट्रैक्टिव है, तो कहाँ पे पाया जाता है, तो ये दिल्ली में पाया जाता है। तो इसलिए क्या होगा, एक जियोग्राफिकल इसका ओरिजिन क्या हुआ, दिल्ली हुआ। ठीक, तो उसी का बोल रहे हैं कि जियोग्राफिकल एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन है। प्रोसेस क्वांटिटीज, मतलब प्रोसेस किया जाता है क्वालिटीज़ में उसका, क्वांटिटीज़ में उसका, और रिपूटेशंस दैट्स आर ड्यू टू द दैट ओरिजिन, उसका रिपूटेशंस, जैसे ये प्रोडक्ट का रिपूटेशंस कहाँ से हो गया, तो दिल्ली से हो गया। जैसे आजकल सॉन्ग सुने होंगे कि दिल्ली का मोमो, तो क्या मोमो कहाँ के लिए आइडेंटिफिकेशन हो गया, फेमस के लिए, कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए। तो ऐसे ही उसका जियोग्राफिकल ओरिजिन कहीं और हो, बाकी बोला रहा है कि रेपुटेशन, तो मोमो का रेपुटेशन दिल्ली से। इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशंस, अब इसको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन से दिया जाता है। अंडर द पेरिस कन्वेंशंस ऑफ द प्रोटेक्शंस ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, अंडर द पेरिस कन्वेंशंस ऑफ द प्रोटेक्शंस ऑफ इंडियन प्रॉपर्टी, GIR कवर्स एट द एलिमेंट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पेरिस जो कन्वेंशंस हुआ था जब किसके लिए, तब प्रोटेक्शंस ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज में, तब GI टैग को कवर मिला गया क्या, तो एलिमेंट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR का मतलब एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर में मिल गया उसको GI टैग को। ऑल्सो कवर्ड अंडर WTO, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी कवर किया गया है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम लोग ट्रिप्स बोलते हैं, उसके एग्रीमेंट के द्वारा। माड्रिड एग्रीमेंट एंड लिस्बन एग्रीमेंट, मैड्रिड एग्रीमेंट में भी और लिस्बन एग्रीमेंट में भी। इन इंडिया GI रजिस्ट्रेशंस इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, मतलब इंडिया में GI रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ द गुड्स के द्वारा। रजिस्ट्रेशंस एंड प्रोटेक्शंस एक्ट 1999, रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट जो अपना 1999 का है इंडिया का, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ द गुड्स, उसके द्वारा GI टैग का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई एग्रीकल्चरल, नेचुरल, मैन्युफैक्चर्स गुड्स, यो किसको आइडेंटिफाई करता है, तो एग्रीकल्चरल का, नेचर का और मैन्युफैक्चर गुड्स का। GI आज रजिस्टर्स बाय द रजिस्ट्रार्स ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स which is control general और of patents, designs, trademarks, उसको क्या को कंट्रोल करते हैं कैसे, तो जनरल ऑफ द पैटेंट्स के और डिजाइन का उसका और ट्रेडमार्क्स का। ड्यूरेशन, एक बार GI टैग मिल गया तो कितने ड्यूरेशन रह सकते हैं, तो 10 years एंड कैन बी रिन्यूड, 10 साल के लिए, और वो भी उसको भी बढ़ाया जा सकता है और फिर से लागू किया जा सकता है। नोडल मिनिस्ट्री, इसका नोडल मिनिस्ट्री क्या होते हैं, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सिग्निफिकेंस,
confers legal protections against unauthorized use, boosts exports, conveys insurance of qualities and distinctiveness. कॉन्फ्रेंस लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मतलब ये सिग्निफिकेंस क्या है कि उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा अगेंस्ट में, मतलब यूज करना, बूस्ट एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ना किया जाए, मतलब एक्सपोर्ट में भी बूस्ट करने के लिए हो, और इंश्योरेंस किया जाए उसका क्वालिटी और डिसइंटिंक्विक्टेंस का, क्वालिटी और उसके डिसइंटिंक्विक्टेंस का। स्टेट्स और जीआई टैग प्रोडक्ट्स। उड़ीसा स्टेट्स का जीआई टैग प्रोडक्ट क्या है? लांजिया सौरा पेंटिंग, डोंगारिया कोंड सावल, खजूरी गुड्डा, डेनकाला मगजी, सिलीपाल की चटनी, नयाग्रह कांटेमुंडी ब्रिंजल, कोरापुट कलाजीरा राइस। आंध्र प्रदेश का क्या है? हंडा में कारपेट्स, हैंडमेड कारपेट्स, वंडो वुडन क्राफ्ट जो लकड़ी का क्राफ्ट सब होते हैं, हैंडमेड कारपेट जो हाथ से बनाया जाता है कारपेट्स उसका। आरडी केकिर मतलब जिंगल, आरडी का नाम है जिसको आरडी केकिर बोलते हैं। वेस्ट बंगाल क्या क्या है? तो टंगलाई साड़ी, गैरेड साड़ी, करोइल साड़ी, कलनौरिया राइस और सुनभद्रहन हनी और सुंदरबन का जो हनी है वो है वेस्ट बंगाल का, जीआई टैग मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर का क्या है? एक मिनट सॉरी, जम्मू कश्मीर का क्या है? रामबान अंड्रना, जम्मू कश्मीर रामबान अंडरना। गुजरात का क्या है? कच्ची खरेक। स्टडीज अपने टॉपिक आते हैं। स्टडीज रिपोर्ट प्रेजेंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक कंसंट्रेशंस इन लैंडफिल्स लैंचेज, मतलब स्टडीज को रिपोर्ट किया गया है, प्रेजेंस कर रहे हैं क्या कि माइक्रोप्लास्टिक्स का कंसंट्रेशंस किसमें? तो लैंडफिल्स लीचेज में। लीचेज इज अ फॉर्म्ड व्हेन रेन वाटर फिल्टर्स थ्रू वेस्ट प्लेसेस इन लैंड लाइफ। और लीचेज कहाँ से फॉर्म होते हैं? जब रेन वाटर फिल्टर्स करते हैं, कहाँ पे? थ्रू द वेस्ट, जहाँ पे लैंडफिल होता है वहाँ पे रेन वाटर जब रेन वाटर फिल्टर होते हैं वेस्ट प्लेसेस में ऑफ द लैंड में। जैसे कि मान लो कि यह एक लैंड है, लैंडफिल है, यहाँ पर रेन वाटर हो रहा है और यहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल है जिसके कारण से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? लीचेज प्रोड्यूस हो जाएगा वेस्ट मटेरियल के में, और जब रेन वाटर वहाँ पर फिल्टर्स हो जाते हैं। तो स्टडीज highlights that landfills contributes a creating an environment conducting for disintegrations of the plastics items into the microplastics। स्टडीज हाईलाइट्स करता है क्या कि लैंडफाइल्स जो कंट्रीब्यूट किए गए हैं किसमें? इन द क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट कंडक्टिव फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक्स में। इट इज़ मेनली ड्यू टू डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये इट इज़ मेनली किस लिए डिफरेंट है? इट्स मेनली ड्यू टू यह डिफरेंट है बायोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा, विच लीड्स टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, जो लीड्स करता है क्या? टेम्परेचर का फ्लक्चुएशंस में। हाई सैलिनिटी के द्वारा, लो पीएच एंड जनरेशंस ऑफ गैसेस सच एज मीथेन जो लो पीएच होगा, पीएच वैल्यू होते हैं वो लो हो जाएगा, और जनरेशन ऑफ द गैसेस सच एज मीथेन का गैसेस का जनरेस होना। माइक्रोप्लास्टिक्स आर टिपिकली प्लास्टिक्स ऑफ साइज रेंजिंग फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 5 मिलीमीटर। माइक्रोप्लास्टिक जो टिपिकली प्लास्टिक के साइज के होते हैं कौन तो 1 माइक्रोमीटर से 5 मिलीमीटर्स तक। दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स वर्जिन और मैन्युफैक्चर्ड। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स, इसको दो प्रकार की कैटेगरी में डाला गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या आते हैं? वर्जिन
or the manufacturers. Secondary microplastics formed by the degradations of plastics due to the photo degradations. सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स कैसे फॉर्म होते हैं? तो जब प्लास्टिक को हम लोग डिग्रेडेशन करते हैं किसके द्वारा? तो फोटो डिग्रेडेशन के द्वारा. एग्जाम्पल, लॉन्ड्रिंग ऑफ सिंथेटिक्स क्लॉथ्स, जब सिंथेटिक्स क्लॉथ्स का लॉन्ड्रिंग होता है तब. एब्रेजन्स ऑफ द टायर्स थ्रू ड्राइविंग, जब ड्राइव करते हैं उसके द्वारा जब टायर का एब्रेशंस होता है तब. माइक्रोब्स इन फेशियल स्क्रब, जब माइक्रो बीड्स हैं और जो फेशियल स्क्रब्स किया जाता है तब. कंसिक्वेंसेस ऑफ द माइक्रोप्लास्टिक्स का कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है? लीचिंग ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस का लीचिंग होगा, सच जो कि जैसे कि फैलेट्स, बैसफेनॉल ए etc. फैलेट्स का और बैसोफेनॉल ए इन द सॉइल एंड द ग्राउंड वाटर, सॉइल में भी और ग्राउंड वाटर में भी. बायो एक्यूमुलेशंस ऑफ द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स इन फूड वेब, बायो एक्यूमुलेशंस होगा ऑफ द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स इन फूड वेब के जो है अपना, उसमें क्या होगा? जो फूड वेब समझ रहे हो, एक फूड दूसरे फूड फिर ये तीसरे फूड, जो एक फूड वेब फूड चेन जो बनाते हैं उसको फिर फूड वेब जो बन जाते हैं उसको, जो फूड वेब है अपना, उसमें क्या होगा? टॉक्सिक पोल्यूशंस होगा किसका? तो बायो एक्यूमुलेशन का टॉक्सिन पोल्यूटेंट पाया जाएगा अपना फूड वेब में. माइक्रोप्लास्टिक्स का ये कॉन्सिक्वेंसेस है. हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन एंड एनिमल, हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा जानवर पे भी और इंसान पे भी. इंडोक्राइन डिस्प्यूरेशंस होगा, डीएनए का डैमेज हो सकता है. डिक्रीज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उस थोड़ा डैमेज कर सकता है जिसके कारण डिक्रीज होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का. कैंसर भी हो सकता है, कैंसर का भी बढ़ावा मिलेगा. रिलेटेड न्यूज, सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर, इट इज इंडिजियसली डेवलप्ड equipment for mechanical recycling of waste thermoplastic polymers and inorganic particulate. इट इज़ इंडिजीनियस डेवलपमेंट, यह क्या है? एक तरह से अपना इंडिजीनियस डेवलपमेंट है, इक्विपमेंट है जो मैकेनिकल रिसाइकलिंग करता है किसका? तो वेस्ट ऑफ थर्मल प्लास्टिक पॉलीमर का और इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट का. व्हिच हेल्प, जो कि हमें मदद करता है. Polymer composites can be molded to the required shape for making paver blocks, tiles, bricks, जो कि मदद करता है हम लोग को मेकिंग करने के लिए क्या? तो पेवर ब्लॉक्स के लिए, टाइल्स के लिए और ब्रिक्स के लिए. इट हैज़ बीन डेवलप्ड, इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा? बाई IIT बॉम्बे विद द हेल्प ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. IIT बॉम्बे के द्वारा IIT, एक मिनट, सॉरी, हाँ, इसको डेवलप किया गया था किसके द्वारा? IIT बॉम्बे के द्वारा. किसके हेल्प के द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. IIT बॉम्बे विद द हेल्प ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इनिशिएटिव्स टेकन किए गए हैं, मतलब जो भी पहल लिया गया है ग्लोबल में. तो UNEPC's क्लीन सीज कैंपेन, UNEPC का सी जो है, जो अपने सागर है उसको क्लीन करने का, उसमें भी एल्गी ऊपर आ जाते हैं, बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, इस सब को क्लीन कर कैंपेन को चलाया गया है सी को क्लीन करने का. ग्लोबल पार्टनरशिप्स ऑन द प्लास्टिक पोल्यूशंस एंड मारीन लेटर, ग्लोबल पार्टनरशिप किया गया है किस पर? प्लास्टिक पोल्यूशंस और मैरीन के लीटर के लिए. निगोजिएशंस ऑन द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी में निगोजिएशन करके. इंडिया में क्या स्टेप्स लिया गया है? तो बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, अपने देश में बैन किया गया है क्या? अपने देश में बैन किया गया है सिंगल यूज प्लास्टिक का. एक्सटेंडेड प्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2022. एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब
प्रोडक्शन का मतलब रिप्रोड्यूस करने का, जो प्रोड्यूस किया जाता है प्लास्टिक का, उसको एक्सटेंड किया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसके द्वारा, किसके अंडर में किया गया है, तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा, जो कि अमेंडमेंट किया गया था इस पिछले साल 2022 में। नेक्स्ट न्यूज क्या है, लक्षद्वीप फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट लॉन्चेस विद द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BES टेक्नोलॉजी। लक्षद्वीप में पहला सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जो कि एक सिस्टम के द्वारा, किसके साथ में, तो BES के साथ में, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के द्वारा। BES टेक्नोलॉजी इज अ क्रिटिकल फॉर द प्रमोशंस और रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू द इफिशियंस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। BES टेक्नोलॉजी क्या है, यह एक क्रिटिकल प्रमोशन है ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का। हम लोग जानते हैं ना, एक रिन्यूएबल एनर्जी होता है, एक अनरिन्यूएबल एनर्जी होता है, तो वही रिन्यूएबल एनर्जी का एक प्रमोशन है, किसके थ्रू, द इफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। एक बहुत सारे एनर्जी स्टोरेज कर, मतलब बहुत सारे मेगावाट एनर्जी को स्टोरेज किया जा सकता है, किया करते हैं हम लोग, किया जा सकता है कि उसमें स्टोर होता है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, सच एज, जो कि है मैकेनिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिक, फ्यूल सेल्स। अब मैकेनिकल का एग्जांपल है पम्प्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज, इलेक्ट्रोकेमिकल का एग्जांपल है यही अपना BESS, जो कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। एग्जाम में पूछ भी सकता है कि जो लक्षद्वीप में BESS का जो है वो कौन सा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के द्वारा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम। क्यों, क्योंकि इसमें बैटरी का यूज किया जाता है। तो बैटरी क्या है अपना, तो एक इलेक्ट्रॉनिकल केमिकल, क्योंकि केमिकल को ही चेंज करके ना बैटरी में स्टोर किया जाता है, और वह केमिकल चेंज होता है अपना इलेक्ट्रॉनिक में, तो इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम। तो BES हो गया। थर्मल, फेज चेंज मटेरियल, इलेक्ट्रिकल, सुपर कैपेसिटर्स और फ्यूल सेल्स। BES यूज डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी। BESS जो है यूज करता है बहुत सारे डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस का अपने इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए। एग्जांपल जैसे कि लिथियम आयन बैटरी, सोडियम सल्फर NaS बैटरी। देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। यहाँ पर दो प्रकार के मेन कैटेगरी किए गए हैं बैटरी को स्टोर करने के लिए, बैटरी एनर्जी को स्टोर करने के लिए। ट्रेडिशनल सॉलिड रिचार्जेबल बैटरी, वेयर द केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन सॉलिड मेटल इलेक्ट्रोड्स। ट्रेडिशनल सॉलिड रिचार्जेबल बैटरी में क्या होता था कि केमिकल एनर्जी को हम लोग स्टोर करते थे गैस में, तो सॉलिड मेटल इलेक्ट्रोड्स में। फ्लो बैटरीज, अब और दूसरा क्या है, फ्लोज बैटरीज, वेयर केमिकल एनर्जी इज स्टोर इन द वायरिंग टाइप्स ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, कीप इट टैंक्स सेपरेट फ्रॉम द एक्चुअल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब क्या होता है कि स्टोर करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड्स इलेक्ट्रोलाइट्स में, जो कि केप्ट रहते हैं, अलग रहते हैं इन द टैंक, सेपरेट टैंक में, फ्रॉम एक्चुअल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के द्वारा। इंपॉर्टेंस ऑफ द BESS हेल्प्स इन achieve at zero net emissions target by 2070 under the पंचामृत स्कीम के द्वारा 2017 में हम लोग को प्राइम मिनिस्टर जी बोले हैं कि हम लोग का जीरो कार्बन का इमिशन कर लें, मतलब एम रखा गया है कि 2070 तक कि कार्बन का इमिशन होगा अपने इंडिया में वह जीरो हो जाए, जिसको अचीव करने के लिए हमको हेल्प करेगा ये। इम्प्रूव ग्रिड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द वेरियस रिन्यूएबल जनरेशन, ग्रिड का स्टेबिलिटी में भी यह इम्प्रूव करेगा। डेवलपमेंट ऑफ BESS इज क्वाइट स्लो इन इंडिया इन कंपेरिजन्स टू कंट्रीज लाइक चाइना। अब डेवलपमेंट ऑफ BESS का एक क्वाइट स्लो है इंडिया में इन कंपेरिजन टू लाइक, मतलब चाइना का अगर कंपेयर किया जाए तो अपना इंडिया थोड़ा सा स्लो है। लो डोमेस्टिक प्रोडक्शंस ड्यू टू द लैक ऑफ रॉ मटेरियल एबिलिटी सच एज लिथियम, कोबाल्ट, निकेल। क्यों, पहला रीजन क्या हो रहा है, तो लो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के द्वारा अपने इंडिया में प्रोडक्शन रेट बहुत लो है बैटरी का और सेल का। क्यों, क्योंकि हम लोग के पास लैक ऑफ रॉ मटेरियल है, अवेलेबिलिटी, मतलब लैक ऑफ रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी बहुत कम है,
जिसमें लिथियम का कमी है इंडिया में, कोबाल्ट का है, निकेल का है। लैक ऑफ हाई क्वालिटी R&D इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने इंडिया में हाई क्वालिटी R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर हाई क्वालिटी का नहीं है, बहुत लो का है। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हायर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशंस। अब लैक ऑफ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र मतलब कि हायर टेक्नोलॉजी, कि हाँ जैसे कि मान लो कि लिथियम आयन को रिएक्शन करने के लिए, चाहे उसका लिथियम आयन हो गया, चाहे कोबाल्ट हो गया, उसको रिसर्च करने के लिए कि वो कैसे हो जाएगा, तो उसको जो टेक्नोलॉजी लगता है वो हम लोग के पास हायर नहीं है। और हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, और कोई भी टेक्नोलॉजी का हो गया, चाहे इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल करने के लिए, तो उसका कॉस्ट बहुत हाई होता है, जिसके कारण भी इंडिया में थोड़ा सा उसको कमी माना जाता है कि बहुत सारे कॉस्ट आते हैं, हाई कॉस्ट आते हैं, इसलिए इंडिया में नहीं करते हैं सब इंस्टॉल। इंडियंस इनिशिएटिव, इंडिया का क्या इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ टेकन फॉलोइंग इनिशिएटिव्स। जो MOP है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, वो फॉलोइंग इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो स्कीम फॉर वैल्युबिलिटी गैप फंड्स, BGF, स्कीम फॉर वैलिडिटी गैप फंडिंग्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ BSES इन विगेसेस 4000 मेगा हॉर्स पावर और BSE प्रोजेक्ट बाय 2030 से 2031, पर 2030 से लेकर 2031 तक का 4,000 मेगा पावर का प्रोजेक्ट BES का है, विथ अ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 40% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट एज BGF। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। कितना? तो 40% के द्वारा। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर प्रमोशंस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अनवील्ड इन 2023। अब इधर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीज्ड अ रिजल्ट ऑफ द सर्वे ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR। Hospital based survey was conducted by the National Center for Disease Control NCDC के द्वारा एक हॉस्पिटल बेस्ड सर्वे कंडक्ट किया गया था। किसके अंडर? द नेशनल प्रोग्राम एंटी माइक्रोबियल कंटेनमेंट के अंडर में। की फाइंडिंग ऑफ द सर्वे का की फाइंडिंग क्या था? तो वाइड वेरिएशंस अमॉन्ग द हॉस्पिटल में वाइड वेरिएशन पाया गया है। Presence of the antimicrobes varied between 37% से लेकर 100% ऑफ द पेशेंट्स में। Among the सर्वे हॉस्पिटल, जितने भी सर्वे हॉस्पिटल में सर्वे किया गया उसमें पाया गया क्या कि जितने भी पेशेंट्स हैं उनके बीच में 37% से 100% तक जो ये एंटी माइक्रोबियल्स है वो वेरिड है, मतलब अलग अलग है। प्रिवेंटिव यूजेज, मतलब इसका प्रिवेंटिव यूज क्या किया जा सकता है? तो 55% ऑफ द एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब्स बियर नॉट फॉर द ट्रीटमेंट्स बट फॉर द प्रिवेंशंस ऑफ एन इन्फेक्शंस। अब क्या क्या जितने भी अपने 55% तक एंटीबायोटिक लिखे जाते हैं, मतलब जो दवा दिए जाते हैं वो ट्रीटमेंट करने के लिए होते हैं। किसके लिए? तो ट्रीटमेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन से बचने के लिए, नॉट फॉर द ट्रीटमेंट, मतलब वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं होते, वो इन्फेक्शन से बचने के लिए होते हैं। इम्पेरियल प्रिस्क्रिप्शंस, 94% ऑफ द एंटीबायोटिक prescribes bear the imperial that is given by the doctors based on what they thought had caused the infections। 94% जो एंटीबायोटिक हैं वह गिवन दिए जाते हैं डॉक्टर बेस्ड, मतलब डॉक्टर के द्वारा ऑन द व्हाट दे थॉट्स, मतलब वो क्या सोचते हैं कॉज ऑफ द इन्फेक्शन का क्या कॉज है। AMR causes occurs AMR occurs when microbes, bacteria, fungi, parasites and virus involved so that the antimicrobial drugs against them are no longer effective। AMR occurs when microbes, जो microbes हैं, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स, वायरस, ये जो माइक्रोब्स हैं
इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं माइक्रोब्स का, दैट एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स अगेंस्ट देम आर नो लॉन्गर इफेक्टिव। जब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो हैं नो लॉन्गर इफेक्टिव होते हैं तब ड्यू टू रेजिस्टेंस के ड्यू टू रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस स्प्रेड बिकम डिफ़िकल्ट टू स्टॉप। जो इन्फेक्शन है उसको रोकना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मेकिंग ट्रीटमेंट हार्डर। जो ट्रीटमेंट होते हैं इन्फेक्शंस को वह बहुत हार्डर हो जाते हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डेवलप्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आर रेफर्स टू एज सुपर ड्रग्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसको डेवलप करते हैं एंटी माइक्रोबियल को, जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का जो कि रिफर किया जाता है सुपर ड्रग्स के नाम से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज आइडेंटिफाई MRS among the top 10 पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स। मतलब पब्लिक का जो हेल्थ है और टॉप 10 को एक थ्रेट्स है, टॉप 10 पब्लिक हेल्थ का एक थ्रेट्स है। WHO आइडेंटिफाई किया है किसको, तो IMR को। WHO क्लासिफाइड एंटीबायोटिक्स इनटू 3 ग्रुप्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाई किया है एंटीबायोटिक्स को इनटू 3 ग्रुप में, टू एम्फेसाइज टू इम्प्रूव देयर एप्रोप्रिएट यूज। पहला एक्सेस ग्रुप, दूसरा वॉच ग्रुप, थर्ड रिजर्व ग्रुप। एक्सेस ग्रुप में क्या है, ऑफर द बेस्ट थेरेप्यूटिक वैल्यू विच लेस पोटेंशियल्स फॉर रेजिस्टेंस। वॉच ग्रुप में क्या है, हायर रेजिस्टेंस पोटेंशियल्स एंड नीड टू मॉनिटर यूजेज एंड अवॉइड ओवर यूज। वॉच ग्रुप क्या करता है कि हायर रेजिस्टेंस है पोटेंशियल का और नीड टू मॉनिटर करना को भी जरूरी है कि यूज और अवॉइड ओवर यूज, कितना यूज करना है और अवॉइड करना है ओवर यूज का। रिजर्व ग्रुप, लास्ट रिजॉर्ट्स एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट सर्व इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय द माल ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजेंस। ये लास्ट रिसोर्ट है एंटीबायोटिक का जो कि सर्व करता है इन्फेक्शन के रूप में, ट्रीट करता है सेवरल इन्फेक्शंस के कॉज, जो कि कॉज किसके द्वारा होता है, तो मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस पैथोजन से। अब ऑल्सो इन न्यूजेज RUPPS registers unrecognized political parties. The Election Commission of India ECI brought new rule for the allocations of सिंबल एलोकेशन लिया जाता है। जैसे कि मान लो कि कांग्रेस का पंजा है, बीजेपी का कमल छाप है, जो पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल हैं ये सब हैं। तो इसी के लिए ECI ने एक नया रूल लाया है इनको सिंबल का एलोकेशन करने के लिए। द न्यू रूल मैंडेड RUPPS टू फर्निश द फॉलोइंग अलोंग विद द एप्लीकेशंस फॉर सिंबल। एक नया रूल है जो कि रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको जो सिंबल देंगे उसके लिए एक एप्लीकेशन है फॉर द सिंबल के लिए। क्या, तो ऑडिटेड अकाउंट्स, उनका जो अकाउंट होगा उसको ऑडिटेड किया जाएगा कि कब तक, ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, जितने भी फाइनेंशियल ईयर हैं उसके लास्ट 3 ईयर का उनका जो उनका अकाउंट है उसका ऑडिट किया जाएगा। एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 2 इलेक्शंस, जितने भी 2 इलेक्शंस हुए हैं उसमें कितना उनका एक्सपेंडिचर है उसका स्टेटमेंट्स को जांचा जाएगा, देखा जाएगा। रीजनल अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज आर दोज व्हिच हैव नॉट सिक्योर्ड इनफ परसेंटेज ऑफ वोट्स इन द असेंबली और जनरल इलेक्शन टू बी बिकम अ स्टेट पार्टी। बोला गया है कि नॉट सिक्योर इनफ परसेंटेज ऑफ द वोट्स इन द असेंबली और जनरल असेंबली टू बिकम अ स्टेट पार्टी। ठीक, इट ऑल्सो इंक्लूड्स न्यूली रजिस्टर्ड पार्टीज और पार्टीज दैट्स हैव नेवर कंसर्न्स इलेक्शंस आफ्टर द बीइंग रजिस्टर्स। वैसे पार्टी को भी इंक्लूड किया गया था जो न्यूली रजिस्टर्ड पार्टी हैं, अभी नया नया जो पार्टी बने हैं, और पार्टीज दैट्स हैव नेवर कंस्टेंट इलेक्शन, जो कि अभी तुरंत एक भी बार इलेक्शन को कंस्टेंट नहीं किए हैं जब से वो रजिस्टर किए गए हैं। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलॉट सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टीज अंडर इलेक्शन सिंबल। जो सिंबल को अलॉट करेंगे वो पॉलिटिकल पार्टी से
जो कि अंडर इलेक्शन सिंबल के द्वारा होगा। रिजर्वेशंस एंड अलॉटमेंट्स ऑर्डर अंडर 1968 के अंडर जितने भी इलेक्शन सिंबल होंगे उसी को पॉलिटिकल पार्टीज को मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलॉट करेंगे सिंबल। किसके अंडर में जितने भी सिंबल होंगे वो रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट्स ऑर्डर 1968 के द्वारा। डायरेक्ट टू सेल स्पेस एक्स जो कि अपना ट्विटर के सीईओ एक्स जिनका नाम रख दिया गया है उन्हीं का है अपना स्पेस एक्स, सब लोग जानते ही होंगे उनका नाम। अमेरिकन कंपनी लॉन्च द फर्स्ट बैच ऑफ स्टारलिंक सैटेलाइट विथ डायरेक्ट टू सेल कैपेबिलिटीज। अमेरिकन कंपनी बेस जो है जो कि पहला अपना बैच स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है जो कि डायरेक्ट टू सेल्स कैपेबिलिटीज के द्वारा है। डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट्स हैव एन एडवांस नोड डी मोडेम ब्रॉडबैंड दैट्स एक्ट लाइक सेलफोन टावर इन स्पेस। डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट एक ऐसा एडवांस है ई नोब डी मॉडल जो कि ब्रॉडबैंड की तरह एक्ट लाइक करता है। कैसा? सेलफोन टावर के द्वारा लाइक करता है जो कि एक स्पेस में है। करेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द लैंड बेस्ड टावर फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग सिंगल्स। करेंट जो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा वो किस पर बेस होगा? तो लैंड बेस्ड टावर, जितने भी अपने लैंड पर टावर हैं उसके बेस पर। किसके लिए? तो ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द सिंगल के लिए। इट अलाउज स्टारलिंक्स टू डेराइव डायरेक्ट सैटेलाइट्स ब्रॉडबैंड। ये स्टारलिंक को अलाउ करेगा डायरेक्ट डेराइव सैटेलाइट्स ब्रॉडबैंड। जितने भी सैटेलाइट्स भी डायरेक्ट हैं वो डिलीवर हो डायरेक्ट सैटेलाइट्स के कनेक्टिविटी ऑन द स्मार्टफोन्स एनीवेयर ऑन द अर्थ पे कहीं भी रहो उसके कनेक्टिविटी के लिए। कहाँ में? तो स्मार्टफोन के लिए। इट विल ऑल्सो कनेक्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइस बिट्स कॉमन LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन स्टैंडर्ड्स। ये ऑल्सो कनेक्ट करेगा इंटरनेट ऑन थिंग्स को IoT जो भी जितने भी डिवाइस है बिट्स एक कॉमन LTE लॉन्गर टर्म इवोल्यूशन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स रेफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइस embedded with sensors software network connectivity that allow them to collect and share the data। IoT किसको रेफर किया जाता है? एक नेटवर्क फिजिकल डिवाइस होता है जिसके अंदर सेंसर भी लगे होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि नेटवर्क कनेक्टिविटी को अलाउ करते हैं एक, और यह डेटा को भी ट्रांसफर करने के लिए अलाउ होते हैं। रैटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट A power purchase agreement has been signed between RHP Power Corporations and Rajasthan ऊर्जा विकास एंड IT सेक्टर लिमिटेड। एक पावर परचेज एग्रीमेंट किया गया है, किसके साथ में साइन किया गया है? तो RHP पावर जिसका नाम है रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कॉरपोरेशंस के द्वारा और राजस्थान ऊर्जा विकास और IT सर्विस लिमिटेड के द्वारा। इट रन्स ऑफ रिवर मतलब यह कहाँ पर रन होगा? तो रिवर पर। ये क्या है? रन ऑफ रिवर मतलब रिवर पर दौड़ने वाला एक प्रोजेक्ट है विद अ कैपेसिटी ऑफ 850 मेगावाट, जिसका कैपेसिटी कितना है? 850 मेगावाट का। और रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट हार्वेस्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द एब्सेंस ऑफ लार्ज डैम एंड रिजर्वायर। ये ROF प्रोजेक्ट क्या करता है कि एनर्जी को हार्वेस्ट करता है, एनर्जी को उत्पादन करता है फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर, जितना भी फ्लोइंग वाटर है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। जहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, लार्ज नंबर ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पे डैम और रिजर्वायर जहाँ पे नहीं होते हैं वहाँ पे एक फ्लोइंग वाटर होता है, वहाँ से ROF प्रोजेक्ट क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, हार्वेस्ट करता है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर चेनाब। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो रिवर चेनाब पे, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। Chenab is formed after the merge of two streams, namely चंद्रा एंड भागा। चेनाब रिवर कहाँ से फॉर्म किया गया था? जब दो नदी को मर्ज किया गया था, कौन कौन से? चंद्रा और भागा को। ओडर मेजर प्रोजेक्ट्स, और सारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं ऑन चेनाब रिवर पर, इट्स डिस्ट्रीब्यूट्स इंक्लूड्स ड्यू हास्टी, पाकाडल, वाइट गुड्स,
डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT is planning to undertake a third party assessments of PLI schemes in the white goods agreement। जो कि अपना DPIIT है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये प्लानिंग कर रहा है टू अंडरटेक अ थर्ड पार्टी असेसमेंट को PLI स्कीम इन द वाइट गुड्स सेगमेंट में। वाइट गुड्स रेफर्स टू, वाइट गुड्स किसको रेफर करते हैं? हेवी कंज्यूमर्स, ड्यूरेबल और लॉन्ग होम एप्लीकेंस। वाइट गुड्स किसको बोलते हैं? जो वैसा कंज्यूमर, वैसा हेवी कंज्यूमर जो कि ड्यूरेबल हो और घर के यूज के लिए अप्लीकेंस होते हैं लंबे समय के लिए। which were ट्रेडिशनली अवेलेबल ओनली इन वाइट, जो कि एक ट्रेडिशनल होता है ना कि वाइट कलर में एक ट्रेडमार्क हो गया, कहाँ एक ट्रेडिशनली इसका कलर वाइट है, इसी कारण वो वाइट कलर में ट्रेडिशनली अवेलेबल पाए जाते हैं, मतलब शुरू से ही वाइट कलर में पाए जाते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन को हम लोग वाइट में ही देखते हैं, एयर कंडीशनर को हम लोग वाइट में ही देखते हैं। सम अदर टाइप्स ऑफ द गुड्स, वो और सारे जो प्रकार के गुड्स होते हैं, कौन सा? वेवलेन गुड्स, गिफन गुड्स, साइन गुड्स। वेवलेन गुड्स किसको बोलते हैं? देयर डिमांड इंक्रीज एज प्राइस इंक्रीज ड्यू टू देयर एक्सक्लूसिविटी। वेवलेन गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिसका डिमांड इंक्रीज होता है, कब? जब प्राइस इंक्रीज होता है। अब प्राइस क्यों इंक्रीज होता है? ड्यू टू देयर एक्सक्लूसिविटी, मतलब एक्सक्लूसिव के कारण। जैसे कि मान लो लग्जरी कार्स और लंबरगिनी है, लंबरगिनी का तो नॉर्मल सी वाली ये एक्सक्लूसिव कार है। जब एक्सक्लूसिव कार है तो इसका प्राइस इंक्रीज करे, जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो इसका डिमांड इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, इसी कारण इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। इस वैसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेन गुड्स। गिफन गुड्स, डियर डिमांड इंक्रीज, इसका भी डिमांड इंक्रीज होता है, कब? प्राइस इंक्रीज ड्यू टू लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ डेम। क्यों? इसका डिमांड कब इंक्रीज होता है? जब इसका प्राइस इंक्रीज होता है, कब? जब इसका सब्स्टिट्यूट्स की कमी होता है। जैसे कि मान लो रसिया और यूक्रेन के वार में फूड की डिमांड का इंक्रीज हो गया। जब फूड का डिमांड इंक्रीज हुआ तो प्राइस भी इंक्रीज हुआ। जैसे कि वेट हो गया, राइस हो गया, राइस यूक्रेन से ज़्यादा आता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है यूक्रेन से। जब यूक्रेन में वार हो गया तो राइस का प्रोडक्शन कम हो गया। और बेस्ट एग्जांपल मान लो कि वाइल का एकदम प्राइस हाइक हो गया। क्यों? क्योंकि वाइल का सब्स्टिट्यूट्स और कुछ नहीं है और ये रसिया यूक्रेन से भी ज़्यादा मिलता है। जब इसका प्राइस इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि ये अपने वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने रसिया पर सैक्शन लगा दिया था, जिसके कारण वाइल का प्राइस इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि इसका वाइल का दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड भी इंक्रीज हुआ, क्योंकि वाइल के बिना कहीं कोई भी रह नहीं सकता है। यूरोपियन यूनियन में ही देख लो, जब विंटर आते हैं तो वहाँ वाइल का बहुत यूज होता है। साइन गुड्स, ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? गिफन गुड्स बोलते हैं, जिसका सब्स्टिट्यूट दूसरा कोई ना होता है और उसका प्राइस इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं होता और उसका डिमांड ऑलरेडी हाई रहता ही है। साइन गुड्स कंसीडर हार्मफुल टू सोसाइटी, वैसे गुड्स जो हार्मफुल होते हैं सोसाइटी के लिए, जैसे कि अल्कोहल, स्मोक, सिगरेट, ये सब हुआ जो सोसाइटी को हार्म होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन गुड्स। वाइट गुड्स समझ गया, जो कि ट्रेडिशनली वाइट कलर के होते हैं और डेली यूज होते हैं घर में, और घर में ही यूज होने के लिए होते हैं, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? उसको वाइट गुड्स बोलते हैं। और 3 प्रकार के गुड्स होते हैं, जिसको वेवलेन गुड्स बोलते हैं, गिफन गुड्स बोलते हैं और साइन गुड्स बोलते हैं। वेवलेन गुड्स में क्या है? जो लग्जरियस होते हैं, जो एक्सक्लूसिविटी के द्वारा पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेन गुड्स बोलते हैं। गिफन गुड्स जिसका सब्स्टिट्यूट्स कोई और ना हो। साइन गुड्स जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं। सभी का डिमांड और सभी का प्राइस इंक्रीज होता है, ये तीनों का भी। बाकी इसमें क्राइटेरिया क्या है? इसका एक्सक्लूसिविटी है। गिफन गुड्स का क्राइटेरिया क्या है? एक सब्स्टिट्यूट्स और कुछ नहीं होगा। साइन गुड्स का क्या क्राइटेरिया है? कि जो हार्मफुल होते हैं सोसाइटी के लिए। प्रेरणा प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो अपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, लॉन्च किए हैं क्या? प्रेरणा प्रोग्राम को लॉन्च किए हैं, जिसके कारण क्या है? एन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम, एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम को लाया गया है प्रेरणा प्रोग्राम के द्वारा,
टू एम्पावर पार्टिसिपेट्स विद द लीडरशिप क्वालिटीज। एक एम्पावर किया जाएगा पार्टिसिपेंट्स को किसके साथ में, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ में। इट इज़ अ बिग लॉन्गर रेसिडेंशियल प्रोग्राम। ये एक बिग लॉन्गर मतलब एक साप्ताहिक लॉन्गर रेसिडेंशियल प्रोग्राम है फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 9 से 12 तक। क्लास 9 से 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए एक बिग लॉन्गर रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। 20 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच बैच। जितने भी बैच हैं उस मतलब जितने भी बैच उस बैच में से सिर्फ 20 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, 10 बॉयज एंड 10 गर्ल्स को। इट्स रन फ्रॉम वर्नाकुलर स्कूल्स एस्टेब्लिश्ड इन 1888 इन वाडनगर गुजरात। वाडनगर गुजरात में जो वर्नाकुलर स्कूल है वहीं से यह रन किया गया था, जो कि जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1888 में। द क्यूरिकुलम वाज प्रिपेयर्ड बाय द IIT गांधीनगर। जो इसका करिकुलम है उसका प्रिपेयर किया गया था IIT गांधीनगर से ऑन द बेस्ड ऑन वैल्यू बेस्ड थीम, जो कि बेस्ड है वैल्यू ऑन थीम पर। इट एम टू इम्बॉडी ए स्पिरिट ऑफ वसुंधव कुटुंबकम एंड फॉस्टर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका एम क्या रखा गया है, वसुधव कुटुंबकम पर है और द फोस्टर यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, जितना भी डाइवर्सिटी है उसको यूनिटी करने के लिए। CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी एक न्यूज में था। CDSCO हैज बैंड ऑल चार्ज एक्सेप्ट सप्लाई एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ब्लड यूनिट। जितने भी CDPO है सबको बैन कर दिया है एक्सेप्ट किसको, सिर्फ कॉस्ट ऑफ ब्लड का सप्लाई और प्रोसेसिंग का। हॉस्पिटल्स एंड ब्लड बैंक्स कैन नाउ ओनली चार्ज सप्लाई एंड प्रोसेसिंग फी फॉर द ब्लड फ्रॉम द पेशेंट्स। जितने भी पेशेंट्स हैं उसके लिए क्या सिर्फ सप्लाई का चार्ज लेंगे, मतलब जितने भी हॉस्पिटल हैं वो क्या चार्ज लेंगे, सप्लाई पर और प्रोसेसिंग फी का जो होगा वो चार्ज लेंगे। CDSCO इज अ सेंट्रल ड्रग्स अथॉरिटी। CDSCO क्या है, एक सेंट्रल ड्रग्स अथॉरिटी है जो कि डिस्चार्जिंग फंक्शन अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1917, जो कि डिस्चार्जिंग फंक्शन करता है किसके अंडर में, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के में जो बनाया गया था एक्ट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, उसके अंडर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए भी, द अप्रूवल ऑफ ड्रग्स एंड कंडक्ट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल, ड्रग्स के अप्रूवल के लिए और क्लिनिकल ट्रायल के कंडक्ट करने के लिए भी। लाइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स, मतलब देखने के लिए कि ड्रग्स का स्टैंडर्ड मतलब दवा का स्टैंडर्ड क्या है। कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग्स, जो बाहर से ड्रग्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं मतलब उसके भी कंट्रोल करता है क्वालिटी का। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्टिविटी ऑफ स्टेट ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यह कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटी जितने भी स्टेट्स ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके कंट्रोल, जो भी स्टेट के ड्रग्स कंट्रोल करते हैं उनके साथ में भी ये कोऑर्डिनेट करता है। रेजुपेव टेक्नोलॉजी, द border organizations BRO, border road organizations has utilized Rejupev technology for the constructive high altitudes bituminous roads under the low and sub-zero temperature conditions Indo-China border in अरुणाचल प्रदेश। रेजुपेव टेक्नोलॉजी के द्वारा BRO अपना जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो हाई एक कंस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी कर रहे हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड्स बाइटुमिनियस रोड, जो कि जिसके लो और जीरो टेम्परेचर, मान लो कि जीरो टेम्परेचर पर भी वो रह सके और जीरो से नीचे भी माइनस में जाए वहाँ भी वो काम कर सके। ऐसे टेक्नोलॉजी पर वो लोगों ने काम किया। कौन सा, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस। कंडीशंस जो कहाँ कंडीशन पाए जाते हैं, इंडो चाइना बॉर्डर पे अरुणाचल प्रदेश में, जो कि वहाँ रोड का कनेक्टिविटी बहुत सारा कम है, जो कि अरुणाचल प्रदेश को एक स्टेट से जोड़े। कोई भी मान लो कि वार भी हो तो वहाँ पर जल्दी कोई भी सामान का इंपोर्ट किया जा सके, वेपन को इंपोर्ट किया जा सके, एक्सपोर्ट किया जा सके वहाँ पर, तो वहाँ रोड के कनेक्टिविटी बहुत कम है। तो वहाँ पे जहाँ पे मतलब टेम्परेचर जीरो भी होता है और लो भी बहुत चल जाता है जीरो से, वहाँ के लिए BRO ने एक रेजुपेव टेक्नोलॉजी का कंस्ट्रक्टिव किया जो कि हाई एल्टीट्यूड पे वहाँ पे रोड बनाया जा सकता है। रेजुपेव इज अ लिक्विड बायो बेस्ड
अल्फास मॉडिफायर कम रेजुवेटनिंग एजेंट। रेजुवेव क्या है? एक लिक्विड बायो बेस्ड अल्फाट मॉडिफायर कम रेजुवेटिंग एजेंट है। इट इज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय, ये किसके द्वारा ज्वाइंटली डेवलप, मतलब इसके और किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है? तो CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड बर्मा इंडस्ट्री। बर्मा एक इंडस्ट्री है और CSI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया गया है। इट इज़ डेवलप्ड एज अ बायो बेस्ड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। यह डेवलप किया गया है किसके? एज अ मतलब बायोफेस इको फ्रेंडली, इकोसिस्टम पर भी हार्म ना करे और बायोबेस मतलब फ्रेंडली हो। विथ 100% बायो वाइल, जो 100% बायो वाइल के द्वारा के साथ में, सॉरी, इट एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग रोड लेवल ड्यू टू ओवरले। इट ऑल्सो इनेबल्स to conservation of natural resource by recycling the aggregates and bitumen of road constructions. It's also enable, ये also enable करता है the conservation of natural resources, natural resources के conservations के लिए भी, जो कि by recycling the aggregates and bitumen फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। जब रोड कंस्ट्रक्शन में एग्रीगेट्स और ब्यूटुमेन होते हैं के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए रिसाइकलिंग। कादम्बा डायनेस्टी, एन इंस्क्रिप्शंस ऑफ कादम्बा पीरियड हैज बीन डिस्कवर्ड इन गोवा। गोवा में कादम्बा पीरियड का एक इंस्क्रिप्शंस पाया गया, डिस्कवर हुआ है। कहाँ पे? तो गोवा में। इट इज़ बाइलिंगुअल, ये दो लैंग्वेज में है इंस्क्रिप्शन रिटन, ये लिखा गया है दो लैंग्वेज में, कनाडा एंड संस्कृत में, कनाडा एंड संस्कृत में। अबाउट कनाडा डायनेस्टी, अबाउट कादम्बा डायनेस्टी, कादम्बा डायनेस्टी के बारे में जानते हैं। फाउंडर, कादम्बा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? मौर्य शर्मा कब फाउंड किए थे? तो 345 CE में, 345 CE में। लेटर कादम्बा रूलर हैज फ्यूडेटोरीज ऑफ द ओडर एम्पायर, चालुक्य राष्ट्रकूटा एम्पायर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। रीजन, इसका रीजन कहाँ पे है? तो प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड कोंकण। कैपिटल इसका क्या है? तो बनावासी। एडमिनिस्ट्रेटिव, डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या थे? तो डिवाइड इनटू, बहुत छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड थे, सच एज विश्या, राष्ट्रा एंड नाडु। आर्किटेक्चर, कादम्बा डायनेस्टी का आर्किटेक्चर क्या था? तो कादम्बा शिखर, जो कि बहुत सारे मंदिर में, साउथ में जाएगा तो बहुत सारे मंदिर के पार्ट्स हैं वो। मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंटेड फीचर, ये बहुत प्रोमिनेंट फीचर है कादम्बा डायनेस्टी का। प्लेस इन न्यूज, ईरान जो है, कल न्यूज में रहा था, ईरान है, क्यों? इसका कैपिटल क्या है? तेहरान। इंडिया कंडेम द ट्विन एक्सप्लोजिशंस टूक प्लेस इन द कर्मा सिटी ऑफ ईरान। ईरान के कर्मा सिटी में जो ट्विन एक्सप्लोजिशंस बम का हुआ था, उसको इंडिया ने कंडेम्ड किया है। पॉलिटिकल फीचर, इसलिए वो न्यूज में था क्योंकि वहाँ पर 2 बम ब्लास्ट हो गए थे, जिसको इंडिया ने कंडेम्ड किया है, जो कि ईरान का करमन सिटी में है। ईरान का राजधानी क्या हुआ? तेहरान हुआ। पॉलिटिकल फीचर्स, ईरान का पॉलिटिकल फीचर्स क्या है? ईरान इज अ कंट्री इन द मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया। ईरान जो कंट्री है, यहाँ पे मिडिल ईस्ट एशिया हो गया और इधर वेस्ट एशिया हो गया, इसी के बीच में है, मिडिल में है। बाउंड्रीज नेशंस, ईरान का बाउंड्रीज नेशंस कौन कौन सा है? तो पहला अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान इधर आ गया आपका, पाकिस्तान ये हो गया, तुर्कमेनिस्तान इधर हो गया, अजरबैजान, आर्मेनिया एंड टर्की और इराक। ये क्या है? जो ईरान का ये है। टर्की में जो आप समझ ही रहे हैं क्या हो रहा है आजकल। बाउंड्रीज वाटर बॉडीज, ईरान का बाउंड्रीज वाटर बॉडीज कौन कौन सा है? तो कैस्पियन सी, अरेबियन सी और पर्सियन गल्फ, कैस्पियन सी, गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ। जोग्राफिकल फीचर्स, मेजर माउंटेन रेंज, मतलब जोग्राफिकल फीचर में इसका मेजर माउंटेन रेंज क्या है ईरान का? तो जाग्रोस, इल्बर्ट्स, कॉकाकस। हाईएस्ट पॉइंट माउंट
डामाडबर, डोरमेंट स्टार्टुवा वोल्केनो, डोरमेंट स्ट्रेटू वोल्केनो। मेजर डिजर्ट क्या है? डस्टे काबिर और डस्टे उलूट। मेजर लेक्स क्या है? लेक उर्मिया और घेक लेक्स। ये था विजन आईएएस का करेंट अफेयर डेट का, मतलब आज 5 जनवरी का करेंट अफेयर था। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, जैसे जैसा होगा, जो भी गलती होगी उसके लिए सॉरी, इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। थैंक यू, डेट्स ऑल।